अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अब कोरोना वाली सिचुएशन तो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू कर रही है, इसलिए हमें ये ऑनलाइन क्लासेस जो है इसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है। लेकिन आई होप कि आपको बात इस तरह मैं समझाऊं कि आपको महसूस ये ना हो कि टीचर आपसे बात नहीं कर रही, इसीलिए अब मैं वीडियो इसके साथ ही रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट फर्म बिहेवियर। तो इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें। हाँ, तो रिकैप में हमने क्या किया, हमने देखा कि दुनिया में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। शुरू में वो बात की कि दुनिया में किस किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। उसमें हमने कहा फ्री मार्केट होती है, कमांड इकोनॉमीज होती हैं, फिर बीच की चीज़ें होती हैं जिसे आप वेलफेयर स्टेट कह लो, जिससे आप बैलेंस्ड इकोनॉमी कह लो। फिर हमने देखा कि यार अगर हम फ्री मार्केट की बात करें, क्योंकि यही बात ओवरऑल जनरल कंसेंसस निकला कि पाकिस्तान को फ्री मार्केट सूट करती है, और इसीलिए हम फ्री मार्केट स्टडी भी करते हैं। और ये जो अमेरिकन ऑथर्स की किताबें हैं ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक भी है, ये भी फ्री मार्केट ओरिएंटेशन में लिखी गई है। आप इसे कैपिटलिस्टिक ट्रेडिशन भी कह सकते हो। तो ये जो फ्री मार्केट की मॉडल्स हैं, इसके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि एजेंट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा हाउ मार्केट्स फंक्शन, और मार्केट्स किस तरह फंक्शन करती हैं। उसके अंदर जो दो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद डिमांड सप्लाई को हमने डिटेल में स्टडी करने के बाद, उसकी इलास्टिसिटीज को पढ़ने के बाद, फिर हमने देखा कि यार डिमांड कर्व के पीछे किस किस्म की प्रेफरेंसेस होती हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं डिमांड कर्व को, ठीक है। और हमने देखा कि ये इंडिफरेंस कर्व क्या है, बजट कंस्ट्रेंट क्या है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनकी उनका बजट क्या है और वो चाहते क्या है। और आगे से वो ये चाहते हैं कि जितना उनका बजट है उसको वो ऑप्टिमाइज करें, और उस बजट में रहते हुए वो बेहतरीन से बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई कर सके, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सके। ऐसा ही है ना। अच्छा, तो उनका काम क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। और जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होती हैं, तो आपका कौन सा इंडिफरेंस कर्व जो है वो टच करती है बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट भी मूव करती है। तो इनकम और प्राइस डिफरेंसेस की वजह से जब चेंज होता है आपका इनकम और आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स आते हैं, तो what impact does that have on the quantity consumed, right? और ये जो प्राइस डिफरेंसेस हैं, इसको जब एक्सप्लेन हम करते हैं और ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स देखते हैं, इसी से फिर हम डिराइव कर लेते हैं डिमांड कर्व भी, ठीक है। इस पे आपने जो है वो क्विज भी किया, ठीक। अच्छा, और सो उस तरीके से हमने अब जो है वो कंज्यूमर का साइड तो देख ली। और एंड में आई थिंक लास्ट जो असाइनमेंट की थी वो आपने ये कि इसी को अप्लाई कर लो और चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, इसको आपने अप्लाई किया ऑन टू अंडरस्टैंड कि यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या उससे सेविंग बढ़ेगी या कम होगी। तो हमने उसी मॉडल को यूज किया और चीजें एक्सप्लेन करने के लिए भी। लेकिन बेसिकली हम अंडरस्टैंड क्या कर रहे थे, हम अंडरस्टैंड ये कर रहे थे कि यार डिमांड कर्व के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जो कंज्यूमर है उसका काम होता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। अब आ जाएं आप प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने सप्लाई की साइड को भी तो जो है डिटेल में अंडरस्टैंड करना है ना। तो सप्लाई कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रोड्यूसर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है लेक्चर, और ये जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला, जिसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है। ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस ये जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह क्यों है, ठीक है। तो सप्लाई कर्व का जो रीजन है कि एज द prices increase, the supply
क्वांटिटी सप्लाइड इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कॉस्ट। किसी भी बिजनेसमैन से पूछ ले, किसी भी बिजनेस पर्सन से पूछ ले, बिकॉज अब तो बिजनेस खवातीन भी रन कर सकती है ना, लड़कियां। So they're coming into business. Good. That's exactly what I want. So anyway, a business person is going to tell you that very important part of running the business is understanding its costs, because they determine profit. And eventually, business people want to maximize profit. So let us look at it in detail. हाँ जी, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के लिए costs are very important, right? Costs. So what are costs? What is cost and why is it so important? देखिए, बात यह है कि कॉस्ट जो है वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है प्रॉफिट का, और बिजनेस पर्सन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस पर्सन के, ऐसी बात नहीं है कि उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू किया होता है, लेकिन क्योंकि हम फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है फर्म का, वो मेन मोटिव होता है फॉर ऑपरेटिंग, ठीक है? यानी एक फर्म का, एक बिजनेस का जो मेन मिशन है वो ये कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जब आप ये भी बात कर सकते हैं कि मैडम सिर्फ प्रॉफिट तो हर चीज नहीं होती, सो यू हैव टू अर्न अ प्रॉफिट इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। माहौल अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट का तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो नहीं कमाया जा सकता उस केस में, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करें, इतनी इंट्रिकसीज को नहीं करें। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हम मॉडल्स बनाते हैं ना, इकोनॉमिक्स में मॉडल्स बनाते हैं, तो हमें चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है कि अमंग ऑल द वेरियस मोटिव्स, द मोटिव विच इज मोस्ट डोमिनेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए लेट अस सी व्हाट प्रॉफिट इज। तो प्रॉफिट जो है वो क्या कहते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट। ओके, सो द टोटल रेवेन्यू क्या है? द अमाउंट अ फर्म रिसीव्स फॉर द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। और टोटल कॉस्ट क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट वो है जो कि वो उसका खर्चा है, और रेवेन्यू क्या है? जो कि उसकी आमदन है। तो जब आप आमदन में से खर्चा निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा पीछे? जो उसका मुनाफा है, यानी जिसे प्रॉफिट कहते हैं। और इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना एक फर्म का, इकोनॉमिक फर्म का एज एन एजेंट उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनका मिशन होता है, ठीक है? तो अब इसके अंदर हम इन दोनों साइड्स को देखेंगे, रेवेन्यू को भी, लेकिन यहाँ पे हम जरा कॉस्ट का जो एस्पेक्ट है उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अब एक चीज कॉस्ट के बारे में समझना जरूरी है। देखिए, कॉस्ट जो है, जब इकोनॉमिस्ट्स कॉस्ट को एग्जामिन करते हैं, और इकोनॉमिस्ट कॉस्ट को क्यों एग्जामिन करते हैं? हम इसलिए एग्जामिन करते हैं कि हमें समझ में आए बिहेवियर ऑफ द फर्म, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे हम बिहेवियर ऑफ द फर्म को स्टडी कर रहे हैं, सो देयरफॉर हम जब कॉस्ट को एग्जामिन करते हैं तो हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एग्जामिन नहीं करते, बल्कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी एग्जामिन करते हैं व्हेन वी आर डूइंग एन इकोनॉमिक एनालिसिस। सो अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में डिफरेंस है। जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती हैं वो एक्सप्लिसिट होती हैं, और एक्सप्लिसिट क्या है? इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। सो जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी, ठीक है, वो तो अकाउंटेंट्स ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसके साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी स्टडी करते हैं। एक्सप्लिसिट तो करते ही करते हैं, इम्प्लिसिट को भी कंसिडर करते हैं। और वो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म।
यानी कि वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली नजर नहीं आ रही, दैट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। वो कौन सी कॉस्ट हो सकती है भाई जो नजर नहीं आ रही? खर्चा तो पता चलता है ना कि जी कौन सा खर्चा कर रहे हैं, अगर ये वो वाला खर्चा है ही नहीं एक्चुअली। इसके अंदर ऐसे खर्चे भी मौजूद हैं जो अक्सर और पेशतर इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस पर्सन कैलकुलेट करना शुरू करता है या करती है कि यार मैंने क्या पाया और क्या खोया है इस बिजनेस को करके, तो उस वक्त वो इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को रियलाइज करती है। तो ये जो कॉस्ट होती है ना, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि यार अगर मैं इधर पैसा ना लगाती, अगर मैं अपनी एफर्ट्स इधर ना लगाती, तो इसी वक्त में मैं और क्या क्या कर सकती थी, इसी पैसे का मैं और क्या क्या कर सकती थी। ठीक है, ये जब बिजनेस पर्सन सोचती है तो इसको क्या कहते हैं कि शी इज थिंकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रही हूं इस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होंगी। इसने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदी जो कि अपना पैसा खुद जो है वो लगाए बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाए, तो वो क्या सोचेगी, बिजनेस के अंदर तो वो पैसा लगाएगी, वो मैक्सिमम क्या होगा कि वो आप उसको ओनर्स इक्विटी समझेंगे। लेकिन वो खुद क्या कहेगी कि यार अगर मैंने इधर पैसा ना लगाया होता तो मैं यही पैसा जो थी ये बैंक में रखती तो 5% तो मुझे वहां से भी मिल जाता। तो अगर उसको नुकसान हो रहा होगा पहले तो वो ये कहेगी ना कि यार क्या ये 5% से ज्यादा है, नहीं तो क्या फायदा मुझे बिजनेस करने का। 5% अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पे मेरा रिटर्न मिल रहा है तो उतना तो मुझे मिल जाता बैंक में रखने से भी। तो यानी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बैंक में रखने से, मैं बेहतर है कि वो ले लेती बजाय ये कि मैं ये मतलब एफर्ट करती इधर जो है ये पैसा लगाती। ठीक है, तो यानी कि वो कहती है, मतलब अपना पैसा लगा के कहती है इंटरेस्ट उसको जो जो फॉरगो कर रही है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, द फॉरगोन इंटरेस्ट, राइट। नाउ अकाउंटेंट ये इस तरह स्टडी नहीं करेगा। ठीक है, अकाउंटेंट स्टडी नहीं करेगा। अकाउंटेंट क्या चीज स्टडी करेगा कि यार ठीक है ये तो उसकी ओनर्स इक्विटी है, जो डेट है उसने कितनी डेट ली थी उसको वो नोट कर लेगा अकाउंटेंट, और फिर कहेगा कि डेट के ऊपर फर्म क्या इंटरेस्ट पे करी, क्योंकि उससे सिर्फ इस चीज से मतलब है, अकाउंटेंट को सिर्फ इस चीज से मतलब है कितना पैसा आ रहा है फर्म के अंदर और कितना पैसा फर्म के बाहर जा रहा है, और उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जब हमने बिहेवियर स्टडी करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द बिजनेस पर्सन, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार वो तो ये भी सोचती है कि यार अगर मैंने ये पैसा इधर ना लगाया होता कहीं और लगाया होता, जिसे हम क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शाबाश, हमने कहीं और मैंने पैसा ये लगाया होता तो वहां से मैं कितना कमाती, उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है ना। इसीलिए क्योंकि हम उसका बिहेवियर उसका माइंडसेट स्टडी कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट को इन इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं देखते कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी कितना है, नहीं, हम ये भी देखते हैं कि उसकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे हैं। अगले पेज के ऊपर इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। हाँ, यहाँ देखे ना, ये उन्होंने बनाया है कि इसी तरह जब आप प्रॉफिट मेजर करना शुरू करते हो, जब आप प्रॉफिट मेजर करना शुरू करते हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखना शुरू करते हो, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यानी अगर हम देखें कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जिसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, एक अकाउंटेंट जो है वो कहेगा कि जी जो है वो ये प्रॉफिट है, ये पूरा अगर रेवेन्यू है इतना पैसा वो कमा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस करके इतना पैसा कमा रही है, तो इसके अंदर से वो कहेगा जी इतनी कॉस्ट है और ये देखें इतना जो ग्रीन हिस्सा है ये देखें इतना बड़ा बहुत सारा प्रॉफिट आपको हो रहा है। लेकिन ये तो अकाउंटेंट दिखाएगा नहीं, तो बुक्स दिखाएंगे कि उसको इतना सारा फायदा हो रहा है। जो बिजनेस पर्सन है उसे पता है कि वाकई इतना सारा फायदा नहीं हो रहा। दरअसल जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो तो अकाउंटेंट ने मेजर कर दी है, इस कॉस्ट को तो वो देख ही नहीं रहा
कि वो जो कॉस्ट थी जो उसने इनकर की, क्योंकि अगर वो वही पैसा उतना ही अपना टाइम कहीं और लगाती तो वो अर्न कर सकती थी, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको खुद को तो पता है, अकाउंटेंट को नहीं पता। इसलिए जो बिजनेस पर्सन है, जो फर्म का जो चला रहा है इंडिविजुअल, फर्म ओनर है लेट्स से, तो उसके लिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, और दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट वो इतना सा है, ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि वहां एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मेजर नहीं किया जा रहा, वेयरएज इकोनॉमिक प्रॉफिट कम है क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी मेजर किया जाए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप ये याद रख लें, इसलिए क्योंकि खास तौर पे जब हम पढ़ेंगे ना अपना परफेक्ट कंपटीशन, तो आप लोग मुझे पूछोगे जी अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो फर्म को ऑपरेट करने का फायदा, तब मैं ये चीज आपको याद कराऊंगी कि याद करो कि कॉस्ट जो होती हैं वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। जस्ट यू आर नॉट making sure that whatever the input you are using उसको आपके पैसे मिल जाएं और आपकी फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, नहीं, बल्कि उसके अलावा आपकी implicit cost, that cost which the business person thinks she is incurring because she could have spent the same money and the same effort somewhere else, उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट बन रहा है तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमेशा कम होता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अब आ जाएं जी आप इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ, क्योंकि बच्चों को तो यूजुअली सिर्फ असाइनमेंट से काम होता है। तो अब जो मैं चीज आपको समझाने लगी हूँ ये रिलेटेड है आपकी असाइनमेंट से, और बच्चों इसके साथ जो असाइनमेंट आपको मैं दे रही हूँ वो है असाइनमेंट नंबर 10, ठीक हो गया। असाइनमेंट नंबर 10 है इससे रिलेटेड। अब देखो, मैंने देखा है आपकी पिछली असाइनमेंट्स में भी आप बुक नहीं पढ़ते गौर से, ना आप लेक्चर गौर से सुनते हो और असाइनमेंट गलत करते हो। देखो जी, जहां तक तो असाइनमेंट में अटेंडेंस के लिए करनी हो तो जिसने अपलोड किया उसकी अटेंडेंस मार्क हो गई, जिसने मुझे ईमेल किया चाहे कितनी गलत क्यों ना असाइनमेंट की हो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, लेकिन गलत असाइनमेंट के नंबर नहीं मिलने लगे। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने आपसे क्विक क्विज शेयर किया था, वो भी एक बच्ची ने ही किया हुआ था, मैंने खुद तो नहीं उसको अटेम्प्ट किया था लेकिन ठीक किया हुआ था। तो इसी तरह मैं आप जो भी मैं वो असाइनमेंट्स देखूंगी उनमें से जो करेक्ट असाइनमेंट मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ताकि आपको पता हो कि अगर फाइनल एग्जाम्स में आ गए तो आप करेंगे उसी तरीके से करें जैसे आपको दिखाई भी है। छापा नहीं मारना, क्योंकि अगर आपने छापा मारा तो I'm not gonna like it at all. Obviously जिनकी मैं असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ मुझे पता है मैं किन की असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, और मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगी मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आए या आपने टोटली छापा मारा हुआ। तो बच्चों ने एक दूसरे से छापे मारे थे और वो भी गलत लोगों से लेके, सो इसलिए डोंट डू दैट। इट्स मच बेटर कि आप वर्ड समझ लें, इतना ये बेहतर ही है कि समझ लें, जरा दिमाग जो है वो शार्पन हो जाएगा। तो इसमें नुकसान तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का हो सकता है कि आपको आर्गुमेंटेशन आ जाए, आपका दिमाग जो है वो शार्पन हो जाए, नुकसान तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो इसलिए इसको समझ ही ले, गुजारिश है, सिवाय बिल्कुल ब्रेनलेसली छापा मारने के समझ ले। किताब आपके सामने है, पैसा लगाया हुआ यार, खर्चा किया हुआ है, किताब खरीदी हुई है, किताब में से आपको देख लो पेज 251 आपके पास किताब है ना, रीड इट फ्रॉम देयर। मैं तो इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप किताब ना पढ़ो। खुद किताब पढ़ो, उसके अंदर वर्ड्स के मीनिंग्स निकालो, किताब पढ़ने की आदत डालो भाई। उसके बगैर मैं क्या बताऊं। आप एक आदत हुई हुई है कि जी स्टूडेंट से कहते हैं जी इंस्टेंट नॉलेज मिल जाए, 4-5 पॉइंट्स एक स्लाइड के ऊपर टीचर बना के दे दे, वही इम्तिहान में पूछ ले अल्लाह अल्लाह तखैर सल्ला ठक। भाई सॉरी, आपसे गुजारिश है कि इस दफा एक पीएचडी टीचर आपको पढ़ा रही है, वो भी शायद मे बी आई थिंक डिफरेंटली, तो इसलिए मेरे तो हिसाब से नॉलेज तो कम से कम नहीं बढ़ सकती जब तक आप किताब ना पढ़े। तो थोड़ी नॉलेज भी प्लीज थोड़ी एक्वायर कर लें,
मेरी तरफ से तो एक बहुत ही आजाना किस्म की कोशिश है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूं। मुझे तो यही लगता है कि 200 बच्चों में से शायद 10 सीख लें। बाकी सब लोगों से अगेन गुजारिश है, किताब पढ़ना सीख लो। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। खैर, और ये तो खास तौर पे बिल्कुल ही पढ़ लो, क्योंकि इससे तो रिलेटेड आपका सवाल भी है। नंबर कौन सा सवाल? नंबर असाइनमेंट नंबर 10। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 10। तो हाँ जी, 251 मैंने लिखा हुआ भी है इसके ऊपर कि पेज 251 से लेकर 253 तक है फॉर अ सिमिलर एग्जांपल। अच्छा जी, इसके अंदर प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो पहले तो एक बात ये समझें कि ये एग्जांपल आपको बता क्या रही है। प्रोडक्शन फंक्शन बनाना है। प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है उसमें? आप पहले तो ये देखो कि बिजनेस कोई भी जब फर्म चलाती है तो जाहिर है कि जो भी उसकी इनपुट्स हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए लेबर तो चाहिए ना। तो टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट यू नीड लेबर, राइट? तो अब क्या है कि इसको टेबल 1 को जरा गौर से देखो। इसके अंदर वो कहते हैं कि अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि कितनी प्रोडक्शन होगी? कितनी प्रोडक्शन होगी? 0। ठीक है। इसी तरह जब एक वर्कर काम कर रहा होगा तो कितनी प्रोडक्शन होगी? 50। ठीक है, उन्हीं इनपुट से 50 चीजें बन सकती हैं। 2 वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो 90 बन सकती हैं। इसी तरह 3 काम कर रहे होंगे तो 120 बन सकती हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ता जाएगा उसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ती चली जाएगी ना। प्रोडक्शन भी बढ़ती जा सकती है जितनी। तो क्या हुआ कि यानी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये मार्जिनल जो वर्ड है ना, ये इकोनॉमिक्स में बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, हम इस बात को मान लिया हमने कि जैसे जैसे वर्कर बढ़ता जा रहा है उसी तरह प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन हर वर्कर की, एडिशनल वर्कर की नेक्स्ट, मार्जिनल का मतलब होता है द नेक्स्ट, हर नेक्स्ट वर्कर कितनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो 0 थे तो कोई भी नहीं थी, 1 थे, 1 वर्कर आया तो 50, तो 0 से 1 जब गए तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुई? 50। इसी तरह 1 से 2 जब हम गए तो 50 से 90 बढ़ गई 40 मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी 1 से 2 जब हुए तो मार्जिनल क्या हुआ? 50 टू 90 यानी 40। इसी तरह 2 से 3 हुए। आप एक चीज देखते चले जाओ कि जैसे जैसे आप वर्कर बढ़ाओगे, तो ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है कि आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ेगी, मगर एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट? तो ये चीज आपने देखनी है कि ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर। अगले पेज पे उन्होंने होपफुली इसको एक्सप्लेन किया हुआ होगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखो कि ये जो है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वो अकाउंटिंग वाला ही आइडिया है। जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला आइडिया ना, उन्होंने अकाउंटिंग वाला ही दिया हुआ है। ठीक है, जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो उन्होंने क्या कहा है कि जो है वो उन्होंने वो सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। और कॉस्ट ऑफ वर्कर्स भी उन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो बताई भी है कि जी एक वर्कर को हायर करने के कितने पैसे, 2 को, ठीक है जी, 1 को, 2 को, 3 को। अगर फॉर एग्जांपल वो $10 के हिसाब से उन्हें दे रहा है पर आवर फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने ये इतना उसका आ जाएगा। और इसी तरह ये उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या। ओके, अब प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन आपको ये बताता है कि प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक, अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है जरा देखिए कि नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड, यहाँ पे आप नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं और इधर आप क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन वर्कर्स यही है
ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इसी तरह बनता है कि आप जो है ना वो ऑन दी एक्स एक्सिस आप ले लेते हैं अपना इनपुट को, ठीक है, और इस केस में इनपुट क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और आप वाई एक्सिस के ऊपर आउटपुट ले लेते हैं, वहां पे कितना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं। सो इधर इनपुट होता है और उधर आउटपुट होता है, तो फिर इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये इन्होंने कैसे बनाया है, पिछले पेज पे जाना, वहां पे इसके जो उन्होंने प्लॉट किया हुआ है सिंपली, कि उन्हीं फिगर्स को प्लॉट किया हुआ है और उसका एक कर्व बना लिया। अब जरूरी चीज ये समझना है कि ये कर्व यूं करके क्यों है। एक तो बात यह कि स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर, और इस तरह का जब एक स्मूथ कर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ता जाएगा तो उसी तरीके से आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ये सीधा करके जा रही है, ऐसे तो नहीं जा रही ना। अगर लीनियर फंक्शन होता तो मतलब जितना वर्कर बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, पर ऐसा तो नहीं होता। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा वर्कर हो जाएंगे, स्पेस वगैरह अगर उतनी रहेगी उतनी तेजी से आपकी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ सकती ना। शुरू में एक ही वर्कर है, उसे बहुत वो मेहनत कर रहा है, उसे सारे काम खुद करने हैं। जैसे जैसे और वर्कर्स आते जाएंगे वो एक दूसरे के रास्ते में ही आ रहे होंगे, इवेंचुअली एक लेवल आएगा जबकि वो बल्कि उल्टा जो है वो उसको एक दूसरे, अगर जो कैपेसिटी दूसरी किस्म की कैपेसिटीज नहीं बढ़ती, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड सेम, तो उनकी तो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन, यानी कोई फायदा ही नहीं है अगला वर्कर हायर करने का, ठीक है। ओवर कैपेसिटी इश्यूज ये एग्रीकल्चर में बहुत होता है बच्चों, कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ऐसे जाना शुरू हो जाता है। क्यों, इतने ज्यादा लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं है काश्त करने के लिए। इवेंचुअली फिर खैर वो पिंडा थामा अपने छोड़ देते हैं। वो उसकी वजह यही है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो है वो लेबर है वो तो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन, the relationship between quantity of inputs used to make a good and the quantity of output of the good, ठीक है। तो इनपुट में मैंने बताया कि आपने यहाँ पे आवर्स ऑफ लेबर या नंबर ऑफ लेबरर्स इन दिस केस, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस लिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्ट, द इंक्रीज इन आउटपुट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे लेबर की है क्योंकि, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दिखाई हुई है कि हर नया जो आप बंदा रखेंगे काम करने के लिए वो कितनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये फिर स्लो होना शुरू हो जाता है इन द लॉन्ग रन, अनलेस अदर थिंग्स चेंज, और यहाँ पे अभी हमने ये अज्यूम किया है कि दूसरी चीजें बदल नहीं रही, वो वही है। तो फिर क्या होगा कि ये एक आपको डिमिनिशिंग जो है ना वो रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि आपकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है इन द लॉन्ग रन। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ये है। और जो टोटल कॉस्ट का कर्व है उसको अगर आप प्लॉट करो तो वहां नीचे देखो, वही हमने करना है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहाँ हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया, और जब हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को नीचे ले लें और यहाँ पे हम कॉस्ट के हिसाब से उसको देखें, और अगेन ये वो वही वाली चीज प्लॉट की हुई है, जो पिछला ग्राफ था वही प्लॉट किया हुआ है टोटल। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि पहले तो बड़ी तेजी से कॉस्ट जो है वो ऊपर जा रही है, यानी पहले यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट बहुत हाई होती है। वजह क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसने तो उतना ही रहना है ना बच्चों, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा हाई होती है। और उसके बाद जो है वो एज वी गो फॉरवर्ड तो क्या बनता है कि आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको बता रहा है टोटल कॉस्ट किस तरीके से कम होगी, क्योंकि
जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोशिश यही होती है फर्म की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि एज द क्वांटिटी इंक्रीजेस तो आपकी कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट, वो कम होती रहती हैं। अब मैंने आपसे जो है आपकी असाइनमेंट, उसमें मैंने आपसे कहा है कि व्हाट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट, आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकालनी है। वो तो खैर वेरी इजी कि आपने देखा है सब्ट्रैक्ट करके वो निकल आएगी, ठीक है ना। जो आवर्स भी गिवन है आपको, और फिर किलोग्राम्स में प्रोडक्शन भी गिवन है। तो इनको जब आप कॉलम 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल। यूज दिस डेटा। अब इन दोनों डेटा को आपने यूज करना है, पहले प्रोडक्शन फंक्शन वो इस तरीके से बनाना है, और उसके बाद फिर एक और चीज उसमें है, फिर आपने कौन सी कॉस्ट भी उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसमें इसने बताया कि जी उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो 5000 है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ नेट को आप फिक्स्ड कॉस्ट ही समझोगे, लिख भी मैंने दिया है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो इस केस में जो आपके यहाँ पे इन योर असाइनमेंट 10 वो एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो उसको भी निकालना मुश्किल नहीं है। फिर आप टोटल कॉस्ट निकाल लेना, और टोटल कॉस्ट को अगेंस्ट आउटपुट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जब आप प्लॉट करोगे तो इस किस्म का बन जाएगा। मगर एंड में क्या लिखा है कि आपने इनका शेप को एक्सप्लेन करना है। अब अगले पेज पे इन दोनों की शेप जो मैं अभी आपको बता रही थी, इसको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, ये असाइनमेंट 10 का एंड वाला जो पार्ट है ना, जिसमें वो है कि आपने कर्व्स तो बना लिए, कर्व्स तो आपने प्लॉट कर लिए, उनकी शेप्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, इस ये जो चीज है ना, ये इसको शो कर रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, द प्रॉपर्टी वे बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट डिक्लाइंस एज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। यही चीज हम पहले भी देख रहे थे ना, कि जैसे जैसे आपकी इनपुट बढ़ाते हो आप, तो क्वांटिटी तो बढ़ती है, बट एट ए डिक्लाइनिंग रेट। तो इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये एक्सप्लेन करती है कि इन ये जो दोनों आपके प्रोडक्शन फंक्शन के और टोटल कॉस्ट के जो कर्व्स हैं, उनकी शेप ऐसी क्यों है। गौर से देख लेना, गौर से, कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, शेप कैसी बनानी है, तो वो देख लेनी। और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ध्यान से उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जो कि ये आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेगी। तो ये इसको भी आप दोबारा से पढ़ लेना, जो पहले मैंने आपको लॉजिक बताई है वही लॉजिक इसको उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस सब को देख के आपने अब अपनी असाइनमेंट नंबर 10 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। गुड लक।